50 साल से ज़्यादा वक्त हो गया आपको, थकान नहीं महसूस होती कि वो लोकगीत का जो खुमारी है वो इतनी है कि वो थकान महसूस होने नहीं देती? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। उम्र जो है किसी को नहीं बख्शती है। आपके पिता शायद नायब सूबेदार थे, तो जहाँ पर एक घर में मिलिट्री मैन हो वहाँ पर तो डिसिप्लिन रहता है। ये गाने, ये गीत संगीत, ये तो दूर दूर रहते हैं। तो आप बागी कैसे बन गए फिर उस माहौल में? बिल्कुल, मैंने जो कुछ भी लिखा है वो जनहित में लिखा है। जनता को देखते हुए, उनकी तकलीफ़ों को देखते हुए, उनके दुख दर्द को देखते हुए मैंने भी सहा है। और मैं अपने समाज के लोगों को भी देखता हूँ, अपने लोग के लोगों को देखता हूँ कि ये गलत डिसीजन हो गया है। तो कई बार मैंने सरकारों के गलत नीतियों के खिलाफ भी गीत लिखे हैं। दूसरी जगह से आ रहा है और वहाँ एक मकान बना दिया और वहाँ का मूल निवासी हो गया, ये गलत बात है। आप उसका स्वागत है, आए वो, लेकिन कम से कम वो मूल निवासी तो वहाँ का है जहाँ से वो आया है ना। अब दो दो जगह का मूल निवासी कैसे हो सकता है? जड़ें तो वहीं की हैं। जड़ें तो वही हैं, हमारी जड़ें यहाँ हैं। अब हम बम्बई में रह के तो ये नहीं कह सकते कि हमको बम्बई का मूल निवासी बना। देखें ना, लोग अपनी खुद की भाषा बोलने में कई बार कतराते हैं, शर्माते हैं। दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हालांकि वो लोग कहते हैं कि आप हमारी भाषा सीखिए, हमारी लोकल लैंग्वेज सीखिए, लेकिन हमारे लोग या किसी भी क्षेत्र के लोग दूसरी जगह जाकर कतराते हैं बोलने में। अगर भाषा नहीं बचेगी तो लोकगीतों का या इस संबंध में तो मैं पंजाबी का उदाहरण लोगों को देता हूँ कि उन्होंने अपनी भाषा, अपने कल्चर को कितना मजबूत बनाया है। वो कभी नहीं शर्माते, है ना। वो और शर्माने वाली इसमें बात क्या है? मैं अपनी बात अपनी भाषा में बोल रहा हूँ उसमें। लेकिन हमारे पहाड़ के लोगों में थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। उत्तराखंड युवा मंच चंडीगढ़ के 32 वर्ष पूर्व होने पर चंडीगढ़ के सेक्टर 42 के होटल बेकन्स में बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं धर्मपाल सिंह रावत। उनकी अगुवाई में उत्तराखंड संगीत को अपने करियर के, अपनी ज़िंदगी के 50 से भी ज़्यादा वर्ष देने वाले गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया जाएगा। उनका छोटा सा प्रोग्राम भी होगा क्योंकि उनके चाहने वाले उनको बिना गुनगुनाए कैसे जाने देंगे। और इसी के साथ साथ हम उनसे बातचीत करेंगे और आप तक वो बातचीत लेकर आएंगे ताकि आपको पता चले कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल सिर्फ एक तरह के संगीत को दिए हैं, वो अपने संगीत के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, ख़ुद के बारे में और संगीत उत्तराखंड के बारे में, सब चीज़ों के बारे में किस तरीके से अपने विचार रखते हैं। इनको लोकगीतों का शहंशाह कहा जा सकता है। जब गढ़वाली इतिहास लिखा जाएगा तो गढ़वाल के इतिहास के लोकगीत के सुनहरी अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। 50 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है इनको अपना सर्विसेज देते हुए गढ़वाल के लोकगीत को। लोग इतने इनको चाहते हैं कि इनके करियर के 50 साल बाद भी इनको दूर दूर से बुलाया जाता है कि आप एक दफ़ा हमारे पास आकर कुछ गढ़वाली भाषा में वहाँ का कोई लोकगीत सुना सकें। मेरी इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ है नरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्ली न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद, धन्यवाद। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे देख रहे हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेगी जी, जैसे मैंने कहा 50 साल से ज़्यादा वक्त हो गया आपको, थकान नहीं महसूस होती कि वो लोकगीत का जो खुमारी है वो इतनी है कि वो थकान महसूस होने नहीं देती? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। उम्र जो है किसी को नहीं बख्शती है। लेकिन जब मैं थकता हूँ तो उसके बाद फिर जब लोगों के बुलावे आते हैं तो फिर एनर्जी आ जाती है। क्योंकि मेरा जीवन 50 साल का जीवन तो मेरा इसी लोकगीत यहाँ की भाषा में गीत लिखते हुए, गाते हुए बीत गया है। और आगे भी लोग मुझे याद करते हैं तो फिर मुझे एनर्जी आ जाती है कि नहीं, चलो उठो, बैठने का समय नहीं है। हाँ। जैसे मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था मैंने देखा कि आपके पिता शायद नायब सूबेदार थे। हाँ जी।
तो जहाँ पर एक घर में मिलिट्री मैन हो वहाँ पर तो डिसिप्लिन रहता है, ये गाने, ये गीत संगीत, ये तो दूर दूर रहते हैं। तो आप बागी कैसे बन गए फिर उस माहौल में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन, गाने जो हैं वो डिसिप्लिन ख़राब नहीं करते हैं, बशर्ते आप उनको सही ढंग से गा रहे हों, सही ढंग से लिख रहे हों, तो गाने कभी डिसिप्लिन ख़राब नहीं करते हैं। गाने तो हमने ऐसे लिखे हैं कि लोग डिसिप्लिन में रहें, ऐसे गाने भी लिखे हैं कि जो दूसरे उसमें। तो पिताजी मेरे फौजी थे और अब नहीं हैं। तो उनका बेचारों के बहुत पुराने रिटायर फौजी थे, तो बहुत छोटी सी पेंशन मिलती थी। इस तरह से बड़ी आर्थिक तंगी में हमारा बचपन गुज़रा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र में काम करते रहे। तो काम करते रहे, उसके बाद लोगों का सहयोग भी मिलता रहा और आज उन्हीं के सहारे आज हम इस स्थिति में हैं कि लोग मुझे याद करते हैं। तो लेकिन इन सब चीज़ों की शुरुआत, हमने कहा 50 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका, साहित्य नाटक अकेडमी का अवार्ड भी मिल गया, ग्रेट ब्रिटेन में भी आपको अवार्ड मिल गया, लेकिन इन सभी की शुरुआत तो एक छोटे से बीच से हुई होगी। वो बीज कब लगा लोकगीत का, या कब लगा कि हाँ इस रास्ते पर आपको चलना चाहिए? जी, से 1974 में मैंने लिखना शुरू किया था। वैसे उससे पहले मैं तबला बजाता था, तबले का शौक़ था मुझे। फिर मैंने गीत लिखने शुरू किए वहाँ की भाषा में और गढ़वाली भाषा में, और लिखते लिखे जो जनता, उस ज़माने में रेडियो था और ये कैसेट्स वगैरह इंटरनेट नहीं था। तो फिर लोगों को पसंद आए गाने रेडियो में, तो फरमाइशी जाने लगी वहाँ रेडियो स्टेशन में। तो लखनऊ उस समय रेडियो स्टेशन था हमारा। ये नजीबाबाद तो बहुत बाद में हुआ, उससे पहले मैं 76 में लखनऊ से गा रहा था। तो वहाँ का जो उत्तरायणी कार्यक्रम है वहाँ से गा रहा था। तो वहाँ से जब ये मेरे गीत बजने शुरू हुए तो उसके बाद लोग फरमाइशें करने लग गए उन गानों की। तो मेरा भी उत्साह बढ़ा और मैं फिर इस काम में पूरी तरह जुट गया। और उसके बाद फिर दूरदर्शन हुआ, रेडियो के बाद, और फिर कैसेट का समय आया। 82 में मैंने पहला कैसेट बनाया। फिर 2011 तक कैसेट का समय रहा और उसके बाद अब फॉर्मेट चेंज हो गया, तो अब इंटरनेट है। तो इंटरनेट के माध्यम से मैं 4-6 महीने में एक गीत डाल देता हूँ। लोगों को लोग फ़ोन करते रहते हैं कि नहीं भाई साहब सुनाइए, कुछ नया सुनाइए, कुछ करिए। तो ऐसे ही चल रहा है, अभी तक तो चल ही रहा है। अब देखते हैं कब लोग मुझे सुनना बंद करते हैं, तो फिर मैं भी बैठ जाऊँगा। नहीं, मुझे लगता है ना, मैं आपकी बात से शायद इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा ना लोग सुनना बंद कर देंगे। किसी गायक के चले जाने के बाद भी उनकी बातें, उनके गीत संगीत से वो लोग अमर रहते हैं। तो आप उत्तराखंड के इतिहास में, उनके आंदोलन के समय, जो उस वक्त उत्तराखंड में हो रहा था, उन सभी चीज़ों के साथ साथ आप भी उन लोगों के जहन में आप बिल्कुल अमर रहेंगे। तो नेगी जी, इस दौरान जब आप बड़े हो रहे थे, आपके आसपास जो चीज़ें घटित हो रही थी, अगर मैं उत्तराखंड की श्रेष्ठ बात करूं, तो उन चीज़ों का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा होगा। तभी वो चीज़ आपके गीतों में भी झलकती है कि वो रियल लाइफ सिनेरियोज़ पर आधारित रहते हैं। बिल्कुल, मैंने जो कुछ भी लिखा है वो जनहित में लिखा है। जनता को देखते हुए, उनकी तकलीफ़ों को देखते हुए, उनके दुख दर्द को देखते हुए मैंने भी सहा है। और मैं अपने समाज के लोगों को भी देखता हूँ, अपने लोग के लोगों को देखता हूँ कि ये गलत डिसीजन हो गया है। तो कई बार मैंने सरकारों के गलत नीतियों के खिलाफ भी गीत लिखे हैं, बहुत गीत लिखे हैं। और वो लोगों को बहुत अच्छे भी लगे। लोगों ने कहा यार आपने ये मुद्दा उठाया है, मुद्दे गाए हैं। जैसे आजकल हमारे उत्तराखंड में जो है, एक तो मूल निवास का आंदोलन चल रहा है। इन्होंने मूल निवास ख़त्म कर दिया था हमारे नेताओं ने। उसके बाद जो है, जो ज़मीन, उत्तराखंड की ज़मीन को किस तरह से लैंड माफिया खुर्द बुर्द कर रहे हैं और किस तरह से ये ऐसा
भू कानून नहीं बना पाए इतना मजबूत कि वहाँ के लोगों की जो है वो की ज़मीन बची रहे, तो उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं लोग। आजकल उत्तराखंड में ये आंदोलन बहुत ज़ोरों पे है कि हमारा पास एक इस राज्य में एक मजबूत भू कानून हो और हमारा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, मतलब सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उनका मूल निवास का जो उनको वो सुविधा मिलती थी, उनके बच्चों को नौकरियाँ मिलती थी, वो कानून वापस लाया जाए। तो ये आंदोलन चल रहा है और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि वास्तव में जब ये राज्य बना था, इन लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ के लोगों ने, और गोलियाँ खाई और बहुत बहुत कुछ हुआ। मुजफ्फरनगर कांड आपने सुना होगा, वहाँ पर बहुत कुछ हुआ। मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो वो उतना होने के बाद, सहने के बाद, आपने मूल निवासियों को लिए जो फैसिलिटी थी वो आपने ख़त्म कर दी। तो उसके से गुस्सा हैं वहाँ के लोग, ख़ास तौर से पहाड़ के लोग बहुत गुस्से में हैं और सरकार से को दबाव बनाते हैं बार बार आंदोलन करके कि एक तो वही सन 50 वाला मूल निवास दोबारा लाया जाए, और जो छोटी नौकरियां हैं, वैसी नौकरियां तृतीय श्रेणी वगैरह की, वहाँ पे स्थानीय बच्चों को मिलना चाहिए, उसका हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये बाहर से लोग आते हैं दूसरे राज्यों से, तो अब वो अपना जो कुछ भी करते होंगे और वो जगह जगह उनको नौकरी लग जाती है, स्थानीय लोग देखते रह जाते हैं। तो इसकी भी चल रहा है, भू कानून का चल रहा है, मुद्दा बहुत ज़ोरों पे है। तो ये अब सरकार, अभी वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा तो है कि हम एक मजबूत भू कानून बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है तो अब जब वो ज़मीन पे आएगा तो ही लोगों को विश्वास होगा, क्योंकि नेताओं पे धीरे धीरे लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। क्योंकि वादे, नेता लोग कहते हैं ना, वादे करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। नहीं तो अगर मुख्यमंत्री इसको वास्तव में यहाँ लागू करते हैं तो कम से कम ये इस आंदोलन के माध्यम से वहाँ की ज़मीनें बचेंगी, वहाँ के लोग जो हैं पलायन कर रहे हैं उनकी ज़मीनें बचेंगी, और मूल निवास का रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरी जगह से आ रहा है और वहाँ एक मकान बना दिया और वहाँ का मूल निवासी हो गया, ये गलत बात है। आप उसका स्वागत है, आए हो, लेकिन कम से कम वो मूल निवासी तो वहाँ का है जहाँ से वो आया है ना। अब दो दो जगह का मूल निवासी कैसे हो सकता है? जड़ें तो वहीं की हैं। जड़ें तो वहीं हैं, हमारी जड़ें यहाँ हैं। अब हम बम्बई में रह के तो ये नहीं कह सकते कि हमको बम्बई का मूल निवासी बना, बिल्कुल है ना। ठीक है, वहाँ रह रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं या जो कुछ भी है, या मकान बनाया हो, लेकिन जड़ें तो हमारी यहीं हैं। तो अब हैं उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो हैं बाहर नौकरियां कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों में भी लगे हैं, लेकिन वो उनका अगर वो कहते हैं कि हमें यहाँ का मूल निवासी बनाइए, तो वो गलत है। आप वहीं के मूल निवासी रहेंगे, यहाँ आप रहिए, अपना वो करिए, जो भी सुविधाएं इस पूरे देश में लोगों को हैं आने जाने की, नौकरी करने की, उसका लाभ उठाइए। तो ये बातें हम कह रहे हैं कि बाकी ये मुद्दे चल रहे हैं आजकल उत्तराखंड में। तो अब देखते हैं सरकार कहाँ तक इन मुद्दों पे काम करती है। तो अब जैसे कहा ना, ऐसे जब कुछ स्थिति बनती है तो ऐसे में किसी भी क्षेत्र के, किसी भी भाषा के जो संगीतकार हैं, जो उस भाषा में गाते हैं, लिखते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है उस वक्त के, वो हमारे उन लोकल लोगों को समझा सकें या इन्फ्लुएंस कर सकें। आप पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा ना, रेडियो से लेकर इंटरनेट तक का ज़माना आपने देखा, तो आज के समय में उस चीज़ की या एक लोकगीत की शेल्फ़ लाइफ कितनी है? क्योंकि आज बहुत चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं। गीत लोग बार बार सुनते हैं। अभी मैंने जो उस टाइम में लिखे थे, एक तो तिवारी जी के टाइम पे एक लिखा था नौछमी नारायण के, उसमें तो उसका भी लोगों ने बहुत स्वागत किया और लोग उसको भी बार बार उसकी फरमाइश करते रहते हैं कि वो गाना सुनाए, जिसमें जो जन विरोधी नीतियां थी, राज्य की विरोधी नीतियां थी, उन पे मैंने कटाक्ष किया था, व्यंग किए थे। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो उस पे भी मैंने एक गाना लिखा था, अब कतगा खैलो, अब कितना खाओगे।
तो ये दो मैंने वो किए थे। बाकी बीच बीच में जब भी ये आंदोलन वगैरह होते रहते हैं, अभी बेरोज़गारों का आंदोलन हुआ तो वहाँ पे इस तरह से लोगों को गुस्सा तो है। तो बाकी अब देखते हैं सरकार इन आंदोलनों से कितना प्रभावित होती है। आज के समय में संगीत को किस नज़र, पहले तो मेरा ये सवाल कि जब आप बड़े हो रहे थे आप किन संगीतकारों से गीतकारों से इन्फ्लुएंस थे? नहीं, मैं तो चूँकि लोक के ही गीत गाता हूँ, तो मैं वहाँ के जो लोक गायक थे किस ज़माने में पुराने, जो ओरिजिनल थे और यही काम करते थे, उनका यही रोज़गार था, यही काम करते थे, उनको सुन सुन के। घराना कह देते हैं जिनको शायद। हाँ, नहीं घराना तो थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो थे कुछ लोग व्यावसायिक लोग होते थे जो ये ढोल वगैरह ये बजाते थे, तो उनसे भी हम प्रेरित हुए। और हमारे गांव में ये आपका बैसाखी तक जो हैं वो गीत लगते हैं, बसंत पंचमी से लेकर वैसाखी तक गीत लगते थे गांव में। तो वो गीत जो लोग पुराने गीत जो सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं वो गीत गाते थे। औरत महिलाएं और पुरुष जो हैं वो झुंड बना के और एक नाचते भी थे उसमें धीरे धीरे। तो वो भी मैं सुनता था, वो भी मेरे दिलो दिमाग में छाए रहते थे। तो वो उससे ही प्रभावित होके फिर मैंने भी कुछ आज के ज़माने के गीत, नए ज़माने के गीत लिखने शुरू किए। तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और फरमाइशें होती रहीं, तो फिर मैं भी गाता रहा। तो लेकिन आज के समय में लोकगीत का अस्तित्व कैसे बचाया जाए? क्योंकि हम देखें ना, लोग अपनी खुद की भाषा बोलने में कई बार कतराते हैं, शर्माते हैं। दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हालांकि वो लोग कहते हैं कि आप हमारी भाषा सीखिए, हमारी लोकल लैंग्वेज सीखिए, लेकिन हमारे लोग या किसी भी क्षेत्र के लोग दूसरी जगह जाकर कतराते हैं बोलने में। अगर भाषा नहीं बचेगी तो लोकगीतों का या इस संबंध में तो मैं पंजाबी का उदाहरण लोगों को देता हूँ कि उन्होंने अपनी भाषा, अपने कल्चर को कितना मजबूत बनाया है। वो कभी नहीं शर्माते, है ना। वो और शर्माने वाली इसमें बात क्या है, मैं अपनी बात अपनी भाषा में बोल रहा हूँ उसमें। लेकिन हमारे पहाड़ के लोगों में थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ये तो मानते हैं हम लोग। लेकिन वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है और लोग कह रहे हैं नहीं यार, अपनी चीज़ें बचानी चाहिए, अपनी भाषा को बचानी चाहिए, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बचाना चाहिए। तो ये जागरूकता बढ़ रही है। और ख़ास तौर से जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से थोड़ा सा जागरूकता आई है। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग धीरे धीरे अपनी इन चीज़ों को, अपनी विरासत को बचा के रखेंगे और नई पीढ़ी तक पहुँचाएँगे। कोई अगर एक अपना कोई किन्हीं दो लाइन अगर आप गुनगुना सकें हमारे देखने वालों के लिए, क्या जो आपका सबसे मन पसंदीदा हो? अब मनपसंद तो सभी लोग, हालांकि माँ के लिए तो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं जी। हाँ, अब आप कहते हैं तो दो लाइनें गाया था। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। हो 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपसे ये गीत गवाने का मकसद ये भी था कि जो आजकल के लोग ऑटो ट्यून के ज़माने में लगाकर एम्पलीफायर में कुछ भी अपने आप को ठीक कर लेते हैं, तो अगर आप सही उम्र में, पक्की उम्र में अगर आपने रियाज़ किया हो तो अपने करियर के 50 साल बाद भी आप इतना ही बेहतरीन गा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेगी जी हमसे बातचीत करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वालों को भी आज की हमारी ये पेशकश खास लगेगी। इसी के साथ मैं ऋषभ चावला आपसे लेता हूँ इजाज़त, साथ ही कैमरामैन सोनू चौटाला के साथ चंडीगढ़ से आर्य न्यूज़ 24। धन्यवाद।